देखिए, पहला सवाल, आरक्षण का आधार क्या है? भारत में आरक्षण देने के 3 आधार हैं, जाति, आर्थिक स्थिति और जेंडर, जिसमें सबसे अधिक बहस जाति के आधार पर दी जाने वाले आरक्षण को लेकर होती है। अब दूसरा, आरक्षण कब तक? दरअसल संविधान में नौकरी और शिक्षा के आधार पर आरक्षण के समय को लेकर कोई सीमा नहीं, लेकिन पॉलिटिकली है। लोकसभा विधानसभा के लिए सीमा है, जिस पर कहा था कि हर 10 साल में विचार किया जाए। अब तीसरा, कितना आरक्षण, मतलब आरक्षण की लिमिट क्या होनी चाहिए? 1992 में इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा 50% तय हो गई। 2022 में इसको बढ़ाकर 60%, 60% कर दिया गया, और जिसके बाद आर्थिक आधार पर स्वर्ण को 10%, 10% का आरक्षण मिला। और चौथा सवाल है, कहां-कहां आरक्षण? एक बहस ये भी है कि क्या सेना और जुडिशरी में भी आरक्षण दिया जाए? आरक्षण का विरोध करने वाले तो क्रिकेट टीम में भी आरक्षण की बात कहकर इस प्रावधान का मजाक उड़ाते हैं। अब मुद्दा यह है, सवाल यह है कि बीते 3 दशक में क्या वो सब हासिल हुआ जो आरक्षण का उद्देश्य था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमको अपने आप से, आसपास से, सरकार से या सरकार के नुमाइंदों से पूछने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। किसी भी नीति की सफलता उसके आंकड़ों पर निर्भर होती है, तो एक काम करते हैं, उन आंकड़ों को समझते हैं। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, उससे हम इस पूरी स्थिति, वास्तु स्थिति क्या है वो समझते हैं, जिससे आप आरक्षण के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अलग अलग वर्ग के छात्रों की हिस्सेदारी देख लेते हैं। 1970 में 7% एससी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, जो 2017 यानी 2017 में या फिर 2018 के बीच में, 2017 से 18 के बीच में 14.4%, 14.4% हो गया। अब एसटी की बात कर लेते हैं। हमने पहले आपको आंकड़े एससी के बताए। एसटी की बात करेंगे तो 1970 में 1.6% उच्च छात्र शिक्षा हासिल की गई, तो वहीं 2017-18 यानी 2017 और 18 में 5.2%, 5.2% हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक 16 आईआईटीज में एसटी छात्रों के लिए रिजर्व और 81% सीटें खाली हैं। अब बात सरकारी नौकरी करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो डेटा देख रहे हैं वो सरकारी नौकरी के अलग अलग कैटेगरी में एससी और एसटी के हिस्सेदारी का है। इन आंकड़ों से साफ है कि ग्रुप सी और डी में इनकी हिस्सेदारी अधिक है, जबकि ए और बी में कम है। केंद्र की नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित 42,000 पद खाली हैं, 42,000 पद खाली हैं। तीसरा है राजनीति। लोकसभा में स्केड्यूल कास्ट के लिए 84 और स्केड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। और ये शोर आपने सुना होगा जब महिला आरक्षण की बात हुई या जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा था, राहुल गांधी ने उठाया, तो अमित शाह ने इसके रिप्लाई में ये तमाम आंकड़े पेश किए थे। लेकिन आप अपने आसपास झांक कर देखिए और सोचिए कि अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाता है तो क्या ये पूरा वर्ग पॉलिटिकली अवेयर हुआ है? और मैं दावे के साथ कह सकती हूं, नहीं। 90 के दशक के बाद एससी, एसटी, ओबीसी में कोई एक नेता उभर कर निकलता है और फिर अपने समुदाय का नहीं बल्कि अपने परिवार का ही उद्धार करता है। अब उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण के लिए बिहार ले लीजिए। सबसे ज्यादा जाति की बात होती है, जाति के आधार पर राजनीति होती है। जीतन राम मांझी, बेटा, दामाद, सभी कोई न कोई पद संभाल रहे हैं। चिराग पासवान, 5 में से 1 टिकट खुद तो 1 अपने बहनोई को दे दी। लालू यादव खुद को मंडल आंदोलन का मसीहा बताते हैं और 2 बेटी, 2 बेटा, पत्नी सभी को पॉलिटिकल सेटल कर चुके हैं। शिबू सोरेन खुद को आदिवासी का नेता बताते हैं और बेटा बहू को पद दिलाते हैं। यूपी में
ओपी राजभर, बेटा चुनावी मैदान में है, संजय निषाद, अखिलेश यादव जिनकी पत्नी, चाचा सभी पॉलिटिकली सेटल है। और ये जितने नाम हैं और चेहरे देख रहे हैं ना, ये सब राजनीति तो SC ST OBC की ही करते हैं, करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। और इनके राज्य में सबसे खराब स्थिति इन्हीं जाति वर्ग की है। और ये सब आजकल के नहीं बल्कि 3 से 4 दशक से राजनीति करने वाले नेता हैं। ऐसा नहीं कि अभी उभर कर आए।